तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 25 है और इस क्लास में आज हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में बताया गया था कि जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो है आपका साधारण विधेयक, और दूसरा है आपका धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में साधारण विधेयक के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं और हम लोग जाने कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक को भी हम लोग जो है वो 2 भागों में बांट कर पढ़े, एक है आपका सरकारी विधेयक, एक आपका गैर सरकारी विधेयक। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट हम लोग जाने थे कि जो साधारण विधेयक है उसको किसी भी सदन में पेश किया जाता है, या तो लोकसभा में भी या तो राज्यसभा में भी। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि अगर कोई भी विधेयक हो, चाहे वो साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, किसी को भी विधेयक से कानून बनने में, है ना, तो उसको प्रत्येक चरण में प्रत्येक सदन में 3-3 चरणों से गुजरना होता है। अगर वो विधेयक लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा तो लोकसभा में 3 चरणों से होकर गुजरेगा, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी 3 चरणों से होकर गुजरेगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों सदनों के बीच में अगर किसी तरह का गतिरोध हो जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 के तहत। इसके बाद हम लोग देखे थे हम लोग कि प्रस्ताव यानी कि मोशन की चर्चा किए थे। अब प्रस्ताव भी कई सारे प्रस्ताव आते हैं, जैसे कि काम रोको प्रस्ताव, जिसको स्थगन प्रस्ताव भी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े थे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इन सभी के बारे में जाने थे। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि एक सचेतक होता है यानी कि व्हिप। उसके बाद आधे घंटे की चर्चा के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि संसदीय कई सारी समितियाँ भी होती है, संसदीय समितियाँ के बारे में हम लोग पढ़े थे। और समितियों में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ज़्यादा हम लोग नहीं, बल्कि संसदीय समितियों में 2 प्रकार पढ़े थे, एक आपका स्थायी समितियाँ, एक आपका अस्थायी समितियाँ। अस्थायी समितियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका वित्त संबंधी समिति और एक आपका विभागीय समिति। वित्त संबंधी समिति की बात करें तो 3 होता है, एक होता है आपका पब्लिक अकाउंट, एक होता है एस्टिमेट अकाउंट यानी कि प्राक्कलन समिति, एक होता है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि लोक उपक्रम समितियाँ। उसके अलावा जो विभागीय समितियाँ होती हैं वो जो 24 विभागीय समितियाँ होती हैं, और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 जो है वो आपके राज्यसभा से। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि अस्थायी समितियों के अलावा कुछ अस्थायी समितियाँ भी होती हैं, जैसे कि आपका प्रवर समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इन सभी के बारे में पढ़े थे। इसके अलावा JPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी होता है, जो कि अभी तक 5 बार गठन जो है उसका किया गया है। इन सभी के बारे में पढ़े। इसके अलावा एक आपका राजभाषा समिति भी होता है, वो भी अस्थायी समिति ही है, इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है भारत सरकार की निधियों के बारे में जाने थे, यानी कि भारत सरकार के जो है फंड्स, जिसमें हम लोग संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड पढ़े, लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट पढ़े, आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में पढ़े। इन सभी के अलावा जो है हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले क्लासेस में। इसके अलावा इसी के साथ ही साथ जो है हम लोग बजट के बारे में भी पढ़े थे। बजट हम लोग का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, बल्कि आर्टिकल 112 है उसमें आपका वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को हम लोग बजट माने हैं और वही बजट ही है। और बजट को भी हम लोग जो है 6 प्रक्रिया में उसको तोड़ कर पढ़े थे कि बजट जो है 6 प्रोसेस से होकर गुजरता है। और अगर हम लोग एक बार देखिए, रिकॉल कर लें कि वो जो है 6 प्रोसेस कौन कौन सा था जिसके थ्रू जो है वो बजट पेश होता है। तो पहले हम लोग देखिए कि बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद फिर पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा चरण आम बहस, तीसरा चरण विभागीय समितियों के द्वारा जांच, चौथा चरण अनुदान की मांग पर मतदान, पाँचवां चरण विनियोग विधेयक का पारित करना, और छठा चरण जो है वित्त विधेयक का पारित हो जाना। और वित्त विधेयक जैसे ही पारित हो जाता है वैसे ही आपका जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है, ये बजट का प्रक्रिया। 6 प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद ये बजट कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है मतलब कि सरकार बीच में अपना खर्च वगैरह चलाने के लिए, जैसे कि कभी कभी होता है कि ये बजट का प्रक्रिया 2-3 महीने तक लगातार लंबा चल जाता है, तो ऐसे में सरकार जो है वो कुछ अपना खर्च चलाने के लिए कुछ कुछ मतलब पैसा मांगता है लोकसभा के, इसको हम लोग बोलते हैं लेखानुदान, है ना। तो लेखानुदान का मांग करते हैं, यानी कि वोट ऑन अकाउंट की जो है 3-4 सप्ताह से अधिक हो जाता है
मतलब कि 2-3 महीना चला जाता है ये टाइम, तो उस समय जो है वो संसद का प्रक्रिया चलने के लिए उसका अपना खर्चा होता है। तो बोलता है कि जितना बजट है, बजट का लगभग 1/6% जो है पैसा हमको अभी दे दीजिए, बाद में पैसा जो है बाद में देते रहिएगा, ऐसा होता है। इसके अलावा कभी कभी मतलब कि अन्य सेवाओं को उसमें ऐड करने के लिए अतिरिक्त डिमांड भी किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो साधारण विधेयक भी हम लोग जान लिए थे, और साधारण विधेयक के बाद जो भी कंडीशन था वो सभी के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग साधारण विधेयक के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग आज धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे कि धन विधेयक जो है वो आपका क्या होता है, धन विधेयक। ठीक है, तो आज हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे और आपका वित्त विधेयक के बारे में भी आज ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देख लीजिए, आपका आर्टिकल 110 है। तो हम सभी को पता है कि जो आपका संविधान का आर्टिकल 110 है, इस आर्टिकल 110 में वित्त विधेयक का चर्चा किया गया है, आर्टिकल 110 में। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक यानी कि मनी बिल का चर्चा किया गया है, और इसमें बताया गया है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि किसी कर यानी टैक्स को लगाना, किसी कर यानी कि टैक्स को हटाना, या फिर टैक्स का रेट को कम करना, या फिर टैक्स के रेट को बढ़ाना, इन सभी से संबंधित अगर कोई भी विधेयक आ रहा है सभी वो धन विधेयक है। और भी देखिए, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित शर्तें बताई गई है। कौन कौन शर्त बताई गई है वो देख लीजिए। किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना, या फिर विनियमित किया जाना, ये टैक्स के बारे में है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या फिर विनियमन। तो भारत सरकार जो है धन का उधार लेगा तो वैसे उससे संबंधित अगर कोई विधि आ रहा है उसको भी हम लोग धन विधेयक कहते हैं। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, धन भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या फिर धन को निकालना, इससे संबंधित भी कोई विधि आ रही है तो उसको भी हम लोग धन विधेयक कहते हैं। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, वो भी आपका धन विधेयक है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, ये भी धन विधेयक आता है। भारत की संचित निधि या फिर लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक अकाउंट में कोई धन प्राप्त करना, मतलब यही है, संचित निधि से पैसा निकालना, संचित निधि में पैसा डालना, इन सभी से कोई विधि है आपका है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। भारत सरकार के द्वारा कहीं किसी से उधार लेने के संबंध में विधि आ रहा है वो भी धन विधेयक कहलाएगा। टैक्स से संबंधित अगर कोई विधि आ रहा है वो भी धन विधेयक कहलाएगा। टैक्स को लगा रहे हैं, टैक्स को आप हटा रहे हैं, टैक्स का दर बढ़ा रहे हैं, टैक्स का दर जो है कम कर रहे हैं, या टैक्स को विनियमित कर रहे हैं, इन सभी से संबंधित कोई भी जो है विधि आएगा वो सभी आपका धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, तो पहला ये है। फिर देखिए हम लोग की संचित निधि से धन का निष्कासन अर्थात धन का विनियोग, संचित निधि के भारित व्यय को बढ़ाना, संचित निधि और आकस्मिक निधि का रखरखाव करना, धन विधेयक में कोई भी जुर्माना नहीं लगता है। अब देख लीजिए, ये सभी जितना कुछ भी होगा ना, सारा कुछ क्या है आपका धन विधेयक, सारा कुछ क्या हो जाएगा आपका धन विधेयक ही कहलाएगा। अच्छा, ये तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। वहीं आर्टिकल 110 क्लॉज 2 जो है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित प्रकार के बने विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे। कौन कौन धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा, कौन कौन आएगा वो 110 में बता दिया गया। कौन कौन धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा वो आर्टिकल 110 क्लॉज 2 में बताया गया है। पहला, किसी जुर्माना या फिर आर्थिक दंड से संबंधित, मतलब कि कोई जुर्माना है, पेनल्टी वगैरह लगा रहे हैं किसी को, या आर्थिक दंड लगा रहे हैं, तो इन सभी से अगर संबंधित कोई भी विधि रहेगा वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। तो धन विधेयक में कोई भी जुर्माना नहीं आता है, पहला चीज़। तो किसी जुर्माना या फिर आर्थिक दंड से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाएगा। किन्हीं सेवाओं या फिर लाइसेंस की फीस से संबंधित विधेयक, कोई लाइसेंस का फीस वगैरह से संबंधित विधेयक आएगा वो भी धन विधेयक नहीं कहलाएगा। किसी स्थानीय प्राधिकारी या फिर निकाय के द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाए जाने या फिर उसको हटाने से संबंधित प्रावधान, जैसे कोई स्थानीय लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स लगा रहा है कि भैया आप हमारे पास आएंगे तो हम, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, आप बोलिए, उसमें बोला जाएगा कि रेस्टोरेंट में आप पानी पीजिएगा, खाना खाइएगा तो आपको इतना % जो है टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो अगर इनसे संबंधित कोई, ये तो आपका लोकल अथॉरिटी है ना भाई, तो ये तो एक तरह से प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट में संबंधित अगर कोई भी टैक्स को बढ़ा रहा है या टैक्स को ला रहा है, ये वाला चीज़ धन विधेयक में शामिल नहीं होगा। अगर सरकारी है तो सरकारी की बात अलग है, सरकारी में फिर आएगा। तो किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या फिर किसी निकाय के द्वारा
स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने या फिर हटाने का जो संबंधित जो भी प्रावधान होगा वो आपका धन विधेयक में नहीं आएगा। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि यह धन विधेयक है या फिर नहीं है। तो धन विधेयक है कि नहीं है कौन डिसाइड करेगा? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के तहत। आर्टिकल 110 में धन विधेयक में कौन कौन शामिल होगा वो बताया गया है। आर्टिकल 110 क्लॉज 2 में कौन धन विधेयक के श्रेणी में नहीं आएगा उसको बताएगा। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में धन विधेयक कौन है कौन नहीं है इसको ये डिसीजन कौन लेगा, बताएगा कौन कि धन विधेयक है कि नहीं है। तो ये बताएगा कौन? तो ये बताएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देख लीजिए, इसमें कुछ और भी बात बताया गया है कि देखिए, धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है ना कि राज्यसभा में। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रख लेना है कि धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में लाया जाएगा, पेश होगा राज्यसभा में नहीं। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह आपका आर्टिकल 117। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आता है। तो सिंपल से बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 117 में बोला गया है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा ही केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका आर्टिकल 117 कंप्लीट। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह है आर्टिकल 117। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। प्रेसिडेंट साहब जो है वो धन विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाने का प्रस्ताव जो है वो उन्हीं से लेकर अनुमति से लाया गया है ना। तो ये है। तो आर्टिकल 110 क्लॉज 2, आर्टिकल 110 क्लॉज 3, आर्टिकल 117 ये हम लोग सभी जान चुके हैं। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अधिक शक्ति नहीं होती है। तो राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्ति है, ज़्यादा पावर लोकसभा के पास है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। तो बताया गया कि धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन भी नहीं कर सकती है, ना ही उसको मना कर सकती है, खारिज भी नहीं कर सकती है। तो ये बताया जा रहा है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं है, सारा शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और यदि 14 दिन में वो पारित नहीं करती है तो लोकसभा से वह लोकसभा स्वतः इसे पारित कर देती है। तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 दिन का पावर रहता है और 14 दिन का पावर है भी तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना उसको खारिज कर सकती ना उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। सिंपल सी बात है। तो पूरा का पूरा पावर जो है वो लोकसभा को ही दिया गया है। तो वो मैक्सिमम उसको 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उसको खारिज भी नहीं कर सकती, ना ही उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस कर सकती है। कौन? तो राज्यसभा। और अगर वो 14 दिन तक पारित नहीं करेगी राज्यसभा तो वो फिर स्वतः लोकसभा उसको पारित कर देगा और मान लिया जाएगा हाँ राज्यसभा भी पारित कर दिया गया है, फिर सीधे वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अबे किया था तो राष्ट्रपति भी इसको पास करवा देगा। आगे देखिए, यदि राज्यसभा धन विधेयक में कोई परिवर्तन करती है तो लोकसभा उन परिवर्तनों या संशोधनों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्यसभा बोलेगा कि नहीं हम परिवर्तन करेंगे, ये चेंज करेंगे, तो जो है वो आपका वो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं मानेंगे, कोई टेंशन नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास अधिक शक्ति नहीं होती है, समस्त शक्ति जो है वो लोकसभा में ही निहित होती है। तो राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है धन विधेयक के संबंध में, सारा पावर तो आपका लोकसभा के पास ही है। तो राज्यसभा के पास वैसा कोई खास पावर नहीं देखने को मिलता है हम लोगों को। तो ठीक है। तो बताया जाता है कि धन विधेयक यदि लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होता है। धन विधेयक को राज्यसभा ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है, वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है। सिफारिश केवल कर सकती है, लेकिन उस सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
इसके बाद धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति के पास फिर हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 111(1)(1)(1) आर्टिकल 111 के तहत जो है धन विधेयक के संदर्भ में कोई भी अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पास आएगा तो उसके पास दो ही विकल्प होगा, या तो उसको स्वीकृति दे दे या फिर उसको अपनी स्वीकृति को है वो अपनी सुरक्षित रख ले। मतलब ये दो ही प्रकार का वीटो का पावर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बात करते थे ना कि अगर राष्ट्रपति के पास जा रहा है ये, तो राष्ट्रपति के पास जो है वो आर्टिकल 111 के तहत जो है वो आपका तीन चार तरह का जो वीटो पावर होता है, और वीटो पावर का वो प्रयोग भी करता है राष्ट्रपति जी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आत्यांतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, विशेषित वीटो यानी कि क्वालिफाइड वीटो, निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, इसके अलावा होता है आपका पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति इसमें या तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर ले या फिर उसमें जो है वो आपका मतलब कि उसको पास कर दे, मंजूरी दे दे, यही होता है। राष्ट्रपति के पास भी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही बात याद रख लीजिएगा। तो आर्टिकल 103 में, आर्टिकल 111 में तीन तरह का प्रावधान होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे दे, पहला चीज़। राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति को सुरक्षित कर ले, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया कि विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर केवल बोला जा रहा है कि उसको पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा दे, ठीक ना। धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाएगा। तो धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को केवल दो शक्ति है। पहला है अपनी सहमति दे दे, और दूसरा है कि उस अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, पॉकेट वीटो जैसा। बस यही दो है। और जबकि अगर धन विधेयक नहीं रहेगा, कोई नॉर्मल विधेयक रहे, तो उसमें तीन प्रकार का शक्ति है। सहमति दे भी सकता है, सहमति को सुरक्षित रख भी सकता है, और उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा भी सकता है। तो उसके बाद तीन तरह का पावर होगा। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार वाला जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, दो ही प्रकार का फिर पावर रहता है। यहाँ तक हम लोग समझते हैं। इसके बाद देख लीजिए, सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे ही देता है। सामान्यतः जनरली देखा जाता है कि राष्ट्रपति जी जो है वो धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति जो है वो दे देता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है ना। और जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो आपका आर्टिकल 117 में किया गया है। तो आर्टिकल 117 में क्या है कि आपका ये जिक्र किया गया, आर्टिकल 117 में बताया गया था ना भी आपको कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 117 में बताया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये वाला पॉइंट आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये था आपका धन विधेयक के बारे में। तो हम लोग जो है धन विधेयक भी आज पढ़ चुके हैं। क्या बोलते हैं, साधारण विधेयक तो पहले ही पढ़ लिए थे, इसके अलावा धन विधेयक अभी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है वो वित्त विधेयक के बारे में पढ़ते हैं कि वित्त विधेयक आखिर क्या होता है, ठीक है ना। वित्त विधेयक देखते हैं। वित्त विधेयक को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। क्या बोलते हैं, तो वित्त विधेयक को बोलते हैं फाइनेंस बिल, ठीक है ना। अब देख लीजिए वित्त विधेयक किस आर्टिकल में आता है, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक छिपा हुआ होता है। तो कहने का अर्थ है वित्त विधेयक अलग नहीं है। वित्त विधेयक जो है वो आपका धन विधेयक का ही पार्ट है। सॉरी, वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक छिपा हुआ है। तो वित्त विधेयक बड़ा है और उसी के अंदर धन विधेयक आता है। तो वित्त विधेयक अलग नहीं है, धन विधेयक अलग नहीं है। मान लीजिए ये ऐसा है, एक घेरा है, एक घेरा ऐसी तरह है, ये बड़ा सा है, ये पूरा आपका क्या है, वित्त विधेयक है। क्या है, वित्त विधेयक है। और इसके बीच में आता है, ये है आपका धन विधेयक, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक अलग नहीं है। वित्त विधेयक के अंतर्गत ही जो है वो धन विधेयक छिपा हुआ होता है, उसी के अंदर ही आता है। और इसमें बताया जाता है कि हर धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होगा। सिंपल सी बात है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है, लेकिन हर जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, क्योंकि धन विधेयक पूरा का पूरा जो है वो वित्त विधेयक के अंदर ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो वित्त विधेयक के अंदर ही आएगा, धन विधेयक। तो धन विधेयक जितना तरह का धन विधेयक है वो सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। सिंपल से इसका याद रखिएगा कि वित्त विधेयक ये बड़ा सा है, वित्त विधेयक के अंदर ही थोड़ा सा छोटा सा वो आता है धन विधेयक। तो सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, बट सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बताया जाता है कि वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक कहलाता है। तो सभी विधेयक जिसका संबंध जो है वो वित्त से होता है
वो सभी क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाता है। और बताया जाता है कि हर जो धन विधेयक है वो आपका वित्त विधेयक होगा, क्योंकि सभी धन जो है वो आपका वित्त मामलों से ही संबंधित है, लेकिन हर वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होगा। और इसमें ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा याद रख लीजिएगा, वित्त विधेयक का दायरा बहुत बड़ा है और इसी वित्त विधेयक के अंदर ही छोटा सा जो है वो आपका धन विधेयक आता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले पॉइंट में, ठीक है। अब आगे देख लीजिए इसकी आगे की चर्चा। अब देखिए आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 ये क्या कहता है वो देख लीजिए। वहाँ पे हम लोग देखे थे आर्टिकल 110 में मनी धन विधेयक में कौन कौन शामिल होगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 102 में धन विधेयक में कौन कौन शामिल नहीं होगा उसके बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक निर्धारण करेगा, ये बताया गया था। अब 117 में हम लोग जाने थे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, ये था आपका आर्टिकल 117। इसके बाद आर्टिकल 117 का क्लॉज भी है, एक क्लॉज 1 क्लॉज जो है 3, क्लॉज 1 और क्लॉज 3। तो आर्टिकल 117 जाने क्या बोले थे आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 बोला गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ये है आर्टिकल 117। वहीं आर्टिकल 117 क्लॉज 1 को हम लोग वित्त विधेयक 1 कहेंगे और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 को हम लोग वित्त विधेयक 2 कहते हैं। कैसे कैसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो वित्त विधेयक निम्नलिखित जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वित्त विधेयक कितने प्रकार के होंगे वो याद रखिए। वित्त विधेयक जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। पहला है आपका धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 से संबंधित है, धन विधेयक। दूसरा है आपका वित्त विधेयक प्रकार 1 और तीसरा है आपका वित्त विधेयक प्रकार 2। ये आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 1 से संबंधित और ये है आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 3 से संबंधित। समझ में आया। तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सारा धन विधेयक वित्त विधेयक होगा। तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है जिसका। इसके अलावा दूसरा प्रकार है वित्त विधेयक प्रकार 1 और तीसरा है वित्त विधेयक प्रकार 2। वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है इसको हम लोग आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में शामिल करते हैं। वहीं वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है उसको हम लोग आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में शामिल करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसको आपको बहुत बारीकी से समझना भी चाहिए। अब देख लीजिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि वित्त विधेयक प्रकार 1 क्या है और वित्त विधेयक प्रकार 2 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। वित्त विधेयक प्रकार 1 में धन विधेयक की 2 विशेषताएं होती है। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है इसमें धन विधेयक की 2 विशेषताएं होती है। पहला क्या है कि लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक के जैसा और ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही आता है लोकसभा के जैसा। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है, वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है यानी कि फाइनेंस बिल टाइप 1 जो है ये सेम आपका धन विधेयक के जैसा। इसका भी 2 विशेषता है। एक ये तो आपका लोकसभा में ही पेश होगा और दूसरा ये राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही आता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए हैं। इसके अलावा देखिए वित्त विधेयक प्रकार 1 में और भी बताया जाता है कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है। तो देखिए अभी बताया गया था कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक प्रकार 1 को। और ये जो वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है ये सेम धन विधेयक के जैसा ही होता है। और वित्त विधेयक प्रकार 1 जो केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति होती है। धन विधेयक में तो राज्यसभा को पर्याप्त शक्ति नहीं था, लेकिन वित्त विधेयक प्रकार 1 जो कि सेम धन विधेयक के जैसा ही है, ये वित्त विधेयक प्रकार 1 में राज्यसभा को शक्ति मिलता है। और देख लीजिए साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसमें वित्तीय प्रकार 1 संशोधन एवं खारिज भी कर सकती है और इस मामले में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। और जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो
विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर उसको रोक लगा सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। तो ये था आपका वित्त विधेयक प्रकार 1। वित्त विधेयक प्रकार 1 क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। इसमें धन विधेयक का भी विशेषता है और इसमें साधारण विधेयक का भी विशेषता है। धन विधेयक का विशेषता क्या है वित्त विधेयक 1 में, कि ये राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से आता है, पहला विशेषता। ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, दूसरा विशेषता। ये धन विधेयक का विशेषता है। इसके अलावा साधारण विधेयक का इसमें विशेषता क्या है कि इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति होती है, पहला विशेषता। इसके अलावा इसमें राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, इसको खारिज भी कर सकती है, दूसरा विशेषता। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास भी धन विधेयक प्रकार वित्त विधेयक प्रकार 1 जो है, इसके संबंध में साधारण विधेयक के ही जैसा अधिकार होता है। जैसे इसमें वो मंजूरी दे दे, इसको वो मना कर दे, इसको वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा वित्त विधेयक प्रकार 1 के बारे में, ठीक ना। तो वित्त विधेयक प्रकार 1 में धन विधेयक का भी विशेषता है, फीचर्स पाया जाता है, और आपका साधारण विधेयक का भी फीचर्स पाया जाता है। और राष्ट्रपति के पास भी साधारण विधेयक के जैसा ही अधिकार होता है। ये आपका वित्त विधेयक प्रकार 1 हो गया, ठीक है। अब देखो वित्त विधेयक प्रकार 2 क्या है वो देख लीजिए। वित्त विधेयक प्रकार 1 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। और अब देखिए वित्त विधेयक प्रकार 2 के बारे में। वित्त विधेयक प्रकार 2 यानी कि फाइनेंस बिल टाइप 2 धन विधेयक की, इसमें भी 2 विशेषताएं होती हैं। ये देख लीजिए, इसमें वित्त विधेयक प्रकार 2 में क्या बोला गया है कि साधारण विधेयकों के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है एवं इसको खारिज भी कर सकती है। गतिरोध होगा तो उसमें संयुक्त बैठक भी बुलाया जाएगा। और राष्ट्रपति के पास भी इसके संदर्भ में जो है 3 विकल्प उपलब्ध हैं, ठीक है। क्या क्या बोला गया वो देख लीजिए। तो जैसा कि वित्त विधेयक प्रकार 1 को लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, और साथ ही साथ इसमें गतिरोध होने पर जो है वो दोनों का संयुक्त बैठक भी होता है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा को भी शक्ति होता है साधारण विधेयक के जैसा, इसको वो संशोधित भी कर सकती है, इसको खारिज भी कर सकती है। इसके अलावा जब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास भी 3 तरह का पावर होगा साधारण विधेयक के द्वारा के अनुसार ही, जैसे कि इसको हाँ भी कर देगा, मंजूरी दे देगा, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा, या फिर इसको जो सुरक्षित रख लेगा। तीनों प्रकार इसमें शामिल हैं। उसी प्रकार जो है वित्त विधेयक प्रकार जो है वित्त विधेयक टाइप 2 जो है, इसमें भी आपका ये है कि इसमें भी धन विधेयक की 2 विशेषताएं शामिल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा में भी इसको पेश किया जा सकता है और राज्यसभा की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है यानी कि फाइनेंस बिल टाइप 2 जो है, ये आपका राज्यसभा में पेश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है ना कि वित्त विधेयक प्रकार 1 लोकसभा में पेश होगा केवल, और वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है वो आपका लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में पेश हो सकता है। एकदम साधारण विधेयक के जैसा इसमें प्रोसेस चलेगा, और इसमें राज्यसभा की पूर्व मंजूरी जो है वो आवश्यक नहीं है, ठीक ना। राज्यसभा के पास संशोधन की शक्ति निहित होती है, संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था। वित्त विधेयक प्रकार 1 में तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि इसको लोकसभा में पेश करेंगे। धन विधेयक का भी इसमें ये है लक्षण देखने को मिलता है, विशेषता, और आपका साधारण विधेयक की भी जैसा विशेषता देखने को मिलता है, और संयुक्त बैठक भी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन धन विधेयक के बाद वित्त विधेयक प्रकार 1 के बाद जो वित्त विधेयक प्रकार 2 है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को कि इसमें ये केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा कि ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना, थोड़ा गूगल कीजिएगा खुद से, ठीक है ना, इसके बारे में। और इसमें भी ये है कि इसमें भी साधारण विधेयक के जैसा ही पूरा फॉलो होगा कि राज्यसभा इसको हाँ बोलेगा, मंजूरी देगा, या फिर राज्यसभा इसको जो है वो खारिज कर देगा, या फिर राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा तो राष्ट्रपति के पास भी 3 तरह का शक्ति है, मंजूरी देने का, सहमति को मतलब कि सुरक्षित रखने का अपने पास, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने का। तो साधारण विधेयक के जैसा इसमें भी 3 प्रोसीजर याद रखिएगा, ठीक है।
केवल एक पॉइंट केवल गूगल कीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि वित्त विधेयक प्रकार 2 को लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा या फिर केवल लोकसभा में। ये आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वित्त विधेयक को भी पढ़ लिए हैं। वित्त विधेयक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा वित्त विधेयक प्रकार 2 में। याद रखिएगा कि जो आपका वित्त विधेयक प्रकार 1 है वो आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 1 से जुड़ा हुआ है। वहीं वित्त विधेयक प्रकार 2 जो है वो आपका आर्टिकल 117 क्लॉज 3 से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो धन विधेयक क्या था, वित्त विधेयक क्या था, वो आप पढ़ चुके हैं। तो 2 प्रकार हो गया था आपका। हल्का से यहाँ पे ग्लूटीन के बारे में दिया हुआ था। ग्लूटीन क्या है वो देख लीजिए। वास्तविक तौर पर ग्लूटीन एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देने की एक मशीन है जिसका प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था और इसके माध्यम से मृत्यु की सज़ा को आसान या फिर जल्दी दिया जाता था। तो ग्लूटीन एक तरह से ऐसे फंदा होता है, मान लीजिए ऐसे 2 खंबा है, यहाँ पे ऐसे रस्सी बांधी जाती है, यहाँ पे आदमी को लटका के जान से मार दिया जाता है। तो ये मृत्यु को आसान बनाने का और जल्दी करने के लिए एक प्रकार से ये एक मशीन था ग्लूटीन, जो कि फ्रांस की क्रांति में यूज हुआ था। संसद में इसका यूज क्या हो रहा है वो देख लीजिए। संसद में इसका यूज ये हो रहा है कि भारत के संसद में इस शब्द का प्रयोग बजट की प्रक्रिया को घोटा या फिर आसान यानी कि जल्दी करने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों की अनुदान मांगों को जल्दी से पारित कर दिया जाता है और वर्तमान में ग्लूटीन का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि मृत्यु का जो प्रक्रिया है इसको जल्दी करना या फिर आसान बनाना, इसके लिए ग्लूटीन एक प्रकार का मशीन का यूज़ किया जाता था फ्रांस की क्रांति में लोगों को मृत्युदंड देने के लिए। लेकिन भारत के संविधान में भी ग्लूटीन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो संसद में इस शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है ताकि जो बजट का प्रक्रिया जो है उसको जल्दी किया जाए, इसको फास्ट करने के लिए, आसानी के लिए, उसको जल्दी करने के लिए ये किया जा रहा है इसका प्रयोग। और कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, विभागों के अनुदान मांगों को जल्दी से पारित किया जाना चाहिए, करा दिया जाता है। तो ग्लूटीन के माध्यम से ही जो भी आपका महत्वपूर्ण विभाग का जो भी अनुदान मांग है, जो अनुदान मांग किया जाता है, अनुदान मांग को बोलते हैं ना, अनुदान मांग ये होता है, एक होता है आपका लेखानुदान, ठीक है ना, वोट ऑन अकाउंट, ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण विभागों के द्वारा जो अनुदान मांग किया जाता है बजट प्रक्रिया के समय, तो उसको जल्दी से पास किया जाता है ताकि बजट का प्रक्रिया में लेट नहीं हो। तो इसके लिए ग्लूटीन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा ग्लूटीन क्या होता है सो, ठीक है ना। और ग्लूटीन के अलावा जो है आप देखेंगे तो आप पाइएगा कि यहाँ पे देखते होंगे कि ग्लूटीन के अलावा एक और वर्ड होता है यूज, जिसका नाम है लेम डक। और लेम डक का अर्थ होता है लंगड़ी बत्तख। तो लेम डक का अर्थ होता है लंगड़ी बत्तख, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इस शब्दावली का जो प्रयोग है वो संसद में कार्यकाल खत्म होने वाली सरकार के अंतिम बजट के सांसदों और अमेरिका के राष्ट्रपति आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लेम डक यानी कि लंगड़ी बत्तख क्या यूज़ किया जा रहा है कि जिसका सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, मंत्री का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, व्यक्ति का संसद का सदस्यता का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, उनके लिए लेम डक यानी कि लंगड़ी बत्तख का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लेम डक के बारे में भी, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट सत्ताहीन व्यक्ति के बारे में ये यूज होना चाहिए। आगे देख लीजिए। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं आपका धन विधेयक के बारे में भी और वित्त विधेयक के बारे में भी आज हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। धन विधेयक के बारे में पढ़े जो कि आपका आर्टिकल 110 में दिया हुआ था। साधारण विधेयक के बारे में पढ़े, ठीक ना। साधारण विधेयक जो है वो आपका कोई ये आर्टिकल में नहीं दिया हुआ था, हम लोग जाने थे, है ना। तो विधेयक का 4 प्रकार देखे थे। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स, दूसरा है धन विधेयक यानी कि मनी बिल्स, तीसरा है वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंशियल बिल्स। और वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2। और वित्त विधेयक देखें तो 3 प्रकार का होता है बेसिकली, एक है आपका धन विधेयक, एक है आपका वित्त विधेयक प्रकार 1 और दूसरा है वित्त विधेयक प्रकार 1 और तीसरा है वित्त विधेयक प्रकार 2, ठीक ना। उसके बाद हम लोग वित्त विधेयक प्रकार 1 क्या होता है उसके बारे में देखें, वित्त विधेयक प्रकार 2 क्या होता है उसके बारे में जाने। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा जो विधेयक होता है वो होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोलते हैं?
एक्ट नहीं बिल बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आप क्या समझिए वो देख लीजिए। संविधान संशोधन जब हम लोग आर्टिकल 368 पढ़ते हैं ना, तो इसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। तो वो संविधान संशोधन हम लोगों को पढ़ना होगा डिटेल से आगे में। तो अभी केवल यहाँ पे आप हल्का सा जिक्र जान लीजिए संविधान संशोधन के यहाँ पे नाम उठा है तो आर्टिकल 368 में, किसमें, तो आर्टिकल 368 में आपका संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। और इसमें 2 तरह का संशोधन किया गया है। बताइए पहला संशोधन क्या है। तो पहला संशोधन ये है आपका कि तो संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 में भी, इसमें भी 2 प्रकार का विधेयक होता है। पहला है आपका कैसा विधेयक, तो संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत। तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत है ना, पहला है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने वाला विधेयक संविधान संशोधन, ये वाला फिर समझिए, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संविधान संशोधन, पहला ये हो गया। दूसरा संविधान संशोधन क्या है वो देख लीजिए, वो हो गया कि संसद के विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, तो संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन से पारित होने वाला संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक पढ़ लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर का, ये 2 प्रकार का होता है। एक है आपका संसद का दोनों सदनों का विशेष बहुमत से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, और दूसरा है संसद का दोनों सदनों का विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों का जो है वो समर्थन वाला संबंधित संविधान संशोधन विधेयक। तो 2 प्रकार का विधेयक देखिए, एक आपका संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत होना चाहिए, और एक में क्या है संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन। तो ये 2 प्रकार होता है, और इसको अभी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। इसको जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना, तो उसको हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल हम उसको जिक्र कर दिए हैं अभी, तो आप इसको वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा फिर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, चारों प्रकार का जो है संशोधन आपका कंप्लीट हो गया है। तो 1 मिनट रुकिए, आपको हम एक बार दिखा देते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, ठीक है। एक ज़रा सा रुकिएगा 1 मिनट। ये देखिए यहाँ विधेयक था ना, बिल, तो संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। तो भारत में कानून बनाने का कार्य जो संसद करती है, और वो भी राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही। तो इस सबसे पहले विधेयक को पेश किया जाता है। विधेयक जो है वो आपके 4 तरह के विधेयक होते हैं। एक आपका साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, एक है धन विधेयक मनी बिल, एक है वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, और एक आपका संविधान संशोधन विधेयक जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये 4 प्रकार के बिल होते हैं, चारों हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग देखिए साधारण विधेयक के बाद क्या क्या प्रोसेस था, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़े। इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके थे, यहाँ तक देख लीजिए। अब यहाँ तक देख लिए थे हम लोग लेमडक तक, लंगड़ा बतख तक। आगे देख लीजिए लोकसभा की सीटों का राज्यवार बंटवारा, कि किस राज्य में कितना लोकसभा सीट है। तो इसको अभी केवल हम एक बार केवल पढ़ दे रहे हैं इसको, अभी तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। देखिए जैसे कि अगर देखिएगा स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नहीं, आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में भी 14, कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48। फिर देखिए नीचे पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 80 है, और झारखंड में 14 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तराखंड में 5 है, त्रिपुरा में 2 है, तेलंगाना में 17 है, तेलंगाना में झारखंड से भी ज़्यादा है, बाप रे बाप। तमिलनाडु में 39 है, सिक्किम में 1 है, राजस्थान में 25 है, पंजाब में 13, उड़ीसा में 21, नागालैंड में मात्र 1, मिजोरम में मात्र 1, मेघालय में 2, मणिपुर में 2। तो अधिक किसमें है,
तो अधिक वाला दो तीन गो याद रखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 गो, पश्चिम बंगाल में 42 गो, फिर तमिलनाडु में 39 गो, फिर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में 25 गो। ये 4 को कम से कम स्टार्टिंग याद रख लीजिए। झारखंड का 14 गो है, याद रख लीजिएगा। झारखंड के जैसा 14 गो और किसका है, तो असम का भी 14 गो है, ये भी याद रख लीजिएगा। असम का भी 14, झारखंड का भी 14, तो स्टार्टिंग का 4 गो याद रख लीजिएगा बड़ा बड़ा। फिर असम और झारखंड की याद रख लीजिए 14। उसके बाद कम किसका किसका है वो देख लीजिए। त्रिपुरा का देख लीजिए आप, 2 ठो है, त्रिपुरा का 2 है। इसके अलावा गोवा का भी 2 है, त्रिपुरा गोवा 2 है। इसके अलावा मेघालय का, मणिपुर का 2 है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा मिजोरम और नागालैंड का 1 है। तो मिजोरम और नागालैंड, तो मिजोरम और जो है आपका नागालैंड दोनों का 1 है। मिजोरम और नागालैंड का 1 है। इसके अलावा देखिएगा तो मणिपुर और मेघालय का, तो मणिपुर और मेघालय का 2 ठो है। उसके बाद त्रिपुरा का भी 2 ठो है, त्रिपुरा का भी 2 है, गोवा का भी 2 है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का कितने है बार देखिए जरा सो, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा ज़्यादा होगा, अरुणाचल प्रदेश का भी 2 ही ठो है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। 1 2 किसका किसका है, तो पूछा जाता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका जो है लोकसभा सीट 2 है। तो इस तरह कूट में देखिए इसको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए सर्वाधिक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सर्वाधिक सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 80 है। महाराष्ट्र का 48 है, मध्य प्रदेश का 29 है, बिहार का 40 है, झारखंड का 14 है, पश्चिम बंगाल का 42, राजस्थान का 25, मणिपुर का 2 है। एक किसका है, तो एक जो है वो आपका, एक जो है वो ये है नागालैंड का, और मिजोरम का 1 है ना। लोकसभा में संघ राज्यों का आवंटित सीट कितना है, मतलब देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेशों का। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 1 सीट, चंडीगढ़ को 1 है, दादर और नागर हवेली दमन द्वीप को भी 2 है, लक्षद्वीप को 1 है, दिल्ली को 7 गो है, पुडुचेरी 1 है, जम्मू और कश्मीर को 5 है, और लद्दाख को 1 है। सबसे कम सीट जो देख लीजिए वो आपका सिक्किम का है 0-1, नागालैंड का 0-1, मिजोरम का 0-1। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीट यूपी में है 17। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का सीट 6 गो है मध्य प्रदेश में। बिहार में कितना है, बिहार में ये सब याद कर लीजिएगा लोकसभा सीटों में भी। तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट देखिए। इसी तरह हम लोग झारखंड का बात करें, झारखंड में लोकसभा सीट 14 गो है और राज्यसभा सीट 6 गो है, टोटल 20 गो हुआ ना। 14 गो में कैसे कैसे डिवीजन किया गया वो देख लीजिए। झारखंड का खाली बात कर रहे हैं हम, झारखंड का, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइए। झारखंड का बता रहे हैं, इसमें से झारखंड में जो है वो देख लीजिए ऐसा, इसको तीन भागों में इसको बांटा गया है। एक आपका एससी का है, 5 आपका एसटी का है, और अरे भाई कहाँ गया, रुकिए ज़रा सा, चला गया थोड़ा सा। हाँ ये रहा, हाँ ये रहा, देखिए 14 को लोकसभा सीट था ना। 14 में 1 लोकसभा सीट जो है वो आपका एससी का है, अनुसूचित जाति का है। 5 आपका अनुसूचित जनजाति का यानी कि एसटी का है, और 8 जो है वो आपका किसका है, तो 8 जो है वो आपका जनरल लोगों का है। झारखंड में जो है वो आपका 82 विधानसभा सीट है, जिसमें से 81 गो का निर्वाचन होता है। एगो क्या है वो आपका एंग्लो इंडियन वाला था, मनोनीत वाला, अब वो हट भी गया है। अगर 81 की बात करें तो 81 में से 44 गो जो है वो आपका जनरल का है, ठीक है ना। अगर 28 गो बात करें तो 28 गो जो है वो आपका एसटी का है, ठीक है ना। और जो 9 गो है वो आपका एससी का है। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इसमें भी किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो ये सब चीज़ बाबा पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें दिक्कत नहीं रखिएगा। अब देख लीजिए, इसके अलावा जो है कम से कम 1-2 गो कुछ अगल बगल का भी याद रख लीजिएगा। वो लोकसभा वाला हो गया। आप देखिए राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, तो आंध्र प्रदेश को 11, अरुणाचल प्रदेश को 1, असम को 7, बिहार को 16। ये सब थोड़ा लिस्ट आप देख लीजिए खुद ही, तो इसमें क्या ही देखना है। झारखंड कितना है वो याद रख लीजिएगा कि झारखंड का जो है 6 गो राज्यसभा सीट है। इसमें भी फैक्ट बनता है कुछ कि राज्यसभा सीटों में देखिए, राज्यसभा में जो है ना ओनली 3 गो केंद्र शासित प्रदेशों को जगह मिला है, 6 को नहीं, मतलब 6 को 8 को नहीं, ओनली 3 गो को मिला है। 5 गो किसी को नहीं मिला वो देख लीजिए। दिल्ली को मिला है 3 गो राज्यसभा सीट मिला है, पुडुचेरी को मिला है 1, जम्मू कश्मीर को मिला है 4। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को मिला है, मतलब कि पहला चीज़ लद्दाख को नहीं मिला है, चंडीगढ़ को नहीं मिला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं मिला है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को नहीं मिला है, ठीक है। पुडुचेरी को तो मिला है, लक्षद्वीप को नहीं मिला है, तो इन 5 को नहीं मिला है। और अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों में 8
केंद्र शासित प्रदेशों को मिला है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा की सीट ओनली 3 को मिला। किसको किसको? दिल्ली को मिला है, फिर आपका दिल्ली मिला है, पुडुचेरी मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को तो 4 को मिल गया भाई, दिल्ली को 3 को मिला है, जम्मू कश्मीर को 4 को मिला है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये सब कुछ फैक्ट बनता है, ये सबसे पूछा जाता है एग्जाम हॉल में हमेशा, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर। तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है वो देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर भी पूछा जाता है। लोकसभा की धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, और लोकसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं कर सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लीजिए, राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य कम से कम अगर 2/3 बहुमत के द्वारा वो राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो लोकसभा राज्यसभा का अंतर पूछा जाए तो एक तो अंतर आप धन विधेयक वाला बता दीजिएगा, उस दूसरा अंतर जो है वो राष्ट्रीय महत्व वाला बताइएगा कि संविधान का जो 7वीं अनुसूची में जो किया गया है, क्या बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का कोई भी विषय है उसको अगर राष्ट्रीय महत्व घोषित करना है तो उसका अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है, लोकसभा को बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक डिफरेंस था दोनों में। अब देख लीजिए आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए कि आर्टिकल 102 क्या है। तो सांसदों की अयोग्यता का आधार यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आधार निम्नलिखित है, क्या है? तो संवैधानिक आधार। दूसरा है आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो बना था आपका आरपीए वाला, आरपीए। उसके बाद दल बदल का अधिनियम, इसके आधार पे अयोग्यता ठहराया जा सकता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा। संवैधानिक आधार क्या है वो देखिए आर्टिकल 102 में बोला गया कि अगर वो पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो उसको संवैधानिक प्रावधान के द्वारा जो है उसका अयोग्यता खत्म हो जाएगा, संसद का अधिकार, संसद के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार भी उसका अयोग्य बन सकता है। ये सभी तो संवैधानिक आधार है। फिर देख लीजिए जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, यानी कि पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ठीक ना, ये भी याद रख लीजिएगा। यदि किसी सांसद को 2 या 2 से अधिक वर्षों की सज़ा हो गई तो उसका अयोग्यता खत्म हो जाएगा। और देखिए अगर वो तो आगामी 6 वर्ष के लिए सदस्यता बाधित हो जाएगी। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वर्ष का सज़ा हो गया तो उसको फिर 6 वर्ष तक वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके अलावा दल बदल विरोधी अधिनियम आया था, यानी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट आया था 1985 में। इसके तहत बताया गया कि यदि कोई सांसद किसी पार्टी से निर्वाचित हुआ है और वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएगा तो उसका संसद का जो सदस्यता रद्द हो जाएगा। पार्टी आदेश का पालन ना करें, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एक तरह का आदेश होता है व्हिप, सचेतक, गाइडलाइन, अगर पार्टी का आदेश नहीं मानेंगे तो आपका सदस्यता जाएगा। और ये आपका दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के तहत बताया गया है। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल हो सकता है, सिंपल ही बात है। नामित सदस्य मनोनीत सदस्य किसी के दल सदस्य बन सकता है। तो नामित सदस्य यानी कि जो मनोनीत व्यक्ति है वो किसी भी दल के सदस्य बन सकता है। इसके अलावा अनुपस्थित होने पर यानी कि इन एब्सेंसिया, तो ये आपका आर्टिकल 101 में है। तो आर्टिकल 102 में क्या बोला गया कि आपका संसद का अयोग्यता वाला, और आर्टिकल 101 में अनुपस्थित होने पर यदि कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक बिना किसी सूचना का, नोटिस का, अनुमति का अनुपस्थित रहता है उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। अगर वो तबीयत खराब है, किसी प्रॉब्लम है तो नोटिस दे दे तो ठीक है, बिना नोटिस का वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, उसका जो है सदस्यता रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदस्यता रद्द हो जाएगा आर्टिकल 101 के तहत। फिर देख लीजिए राहुल गांधी की सदस्यता मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सज़ा यानी कि क्रिमिनल मानहानि होने से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन हुआ था। तो राहुल गांधी वाला केस गया था, उसमें जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन हुआ था, और जिसके तहत राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा जिसके तहत 2 वर्ष की सज़ा होने पर सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता इसके अंतर्गत साबित कर दी गई थी। 2013 में लिली थॉमस वाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता की अयोग्यता का निर्धारण किया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम के सेक्शन 8 क्लॉज 3, 8 क्लॉज 4 को सही माना है। तो ये सब कुछ बातें था, तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट था इसमें। तो आप थोड़ा सा राहुल गांधी का केस थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है डाटा वो थोड़ा सा पुराना दिया हुआ था, तो आप इसको थोड़ा सा गूगल करके आप इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।
तो तो ये सब आधार कौन कौन सा है कि संसदों की अयोग्यता का आधार कौन कौन है, 4 गो है। संविधान, ये सब है, क्या क्या बोले हैं, संवैधानिक प्रावधान, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, दल बदल, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। तो इन सभी के इन सभी के आधार पर जो है वो किसी व्यक्ति को सांसदों की अयोग्यता का आधार हो सकता है आर्टिकल 102 के तहत। आर्टिकल 101 में क्या था वो भी आपको बता दिया गया था, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इसी के बाद जो है हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग शुरुआत से टॉपिक निकालें कि हम लोग क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पाइएगा कि उसमें देखिए, अगर हम लोग ये निकाले संघ जो हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5, ये देख लीजिए संघ भाग 5 जो हम लोग आर्टिकल 105 से स्टार्ट किए थे भाग 5 को। तो भाग 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है संघ। और संघ को हम लोग जो है वो 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका। संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आता है। और संघ की कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, और आपका महाधिवक्ता भी आता है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत सरकार के कार्य, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब कि संघ की कार्यपालिका कंप्लीट। संघ की विधायिका भी आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। संघ की विधायिका में हम लोग संसद के बारे में पढ़े, लोकसभा के बारे में पढ़े, राज्यसभा के बारे में पढ़े, संसद में जो है मतलब कि कानून बनने का प्रक्रिया कैसे होता है, बजट सत्र के बारे में पढ़े, संचित निधियों के बारे में पढ़े, संसदीय समितियों के बारे में पढ़े, सदस्यत्वों का जो है योग्यता के बारे में पढ़े, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। धन विधेयक, विधि विधेयकों के प्रकार से भी पढ़े हैं। अब जो है संघ में हम लोगों का न्यायपालिका और कैग बच गया है। न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में केवल हम लोग जानेंगे, हाई कोर्ट हम लोग राज्य वाला में पढ़ेंगे। और कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में जानेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। तो इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग जब समझ लेंगे तो जो है वो आपका संघ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। संघ जो है वो पूरी तरीके से फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस संघ आपका कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कार्यपालिका, विधायिका तो पढ़ लिए हैं हम लोग, न्यायपालिका और कैग पढ़ेंगे तो आपका भाग 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग भाग 6 की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग चलते रहे ना तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस मेरी बातों को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा संघ के बाद हम लोग जो है वो मतलब संघ में ही हम लोग देखते हैं अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। संघ की न्यायपालिका पता होना चाहिए कि न्यायपालिका क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि महान्यायवादी को तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और अगर हम लोग महाधिवक्ता की बात करें तो एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को और आपका एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को कहते हैं। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा आप, है ना। तो अब आगे देखिए हम लोग, तो अब हम लोग संघ का ही एक नया पार्ट न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि संघ को हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है आपका संघ की कार्यपालिका, दूसरा है संघ की विधायिका, और तीसरा है आपका संघ का न्यायपालिका, और चौथा है आपका CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो संघ की कार्यपालिका कंप्लीट, संघ की विधायिका कंप्लीट। अब हम लोग संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे, और ये जो न्यायपालिका वाला टॉपिक है ये हम लोग 2 क्लासेस में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद संघ की न्यायपालिका के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और वो है आपका कैग के बारे में। तो हम लोग संघ की न्यायपालिका के बारे में अभी देखते हैं। तो भारत में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी इन इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक डायग्राम बताया हुआ है, और डायग्राम से बेसिकली ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सबसे ऊपर में आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ये रहा सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उसके नीचे में उच्च न्यायालय है, और सबसे नीचे में आपका जो है वो अधीनस्थ न्यायालय है। तो यहाँ से आपका ये अधीनस्थ न्यायालय वाला स्टार्ट होता है, उसके बाद ये वाला आपका उच्च न्यायालय का, और सबसे ऊपर में आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। एक चीज़ बताया जाता है कि ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसको हम लोग लोअर जुडिशरी कहते हैं, है ना। लोअर जुडिशरी यानी कि निम्न जो है वो न्यायपालिका या फिर अधीनस्थ न्यायालय भी इसको बोल सकते हैं।
इसके अलावा जो उच्च न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से हायर जुडिशरी कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कोई अगर विवाद होता है, कोई केस को वाद बोला जाता है ना, तो कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। तो अगर कोई भी वाद है, पहले वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में वो सॉल्व नहीं होगा तो वो आपका उच्च न्यायालय में जाएगा, यानी कि हायर जुडिशरी में, और वहाँ पे भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। यहाँ पे दिया तो हुआ 3 ठो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, लेकिन ये तीनों अलग अलग भाग में हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे कि अगर हम लोग भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। वहीं भाग 5 के बाद भाग 6 जो है, तो भाग 6 में हम लोगों को आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक हम लोगों को उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। वहीं भाग 6 में ही आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक हम लोगों को अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक, भाग 6 में आर्टिकल 214 से 232 हाई कोर्ट, फिर 232 के बाद ठीक एक आर्टिकल के बाद 233 से लेकर 237 तक आपका जो है वो अधीनस्थ न्यायालय देखने को मिलता है। यानी कि बात करें तो भाग 5 में आपका सर्वोच्च न्यायालय आएगा 124 से 147। वहीं भाग 6 में आप देखिएगा तो आपका आर्टिकल 214 से शुरू होगा, 214 से, और आपका 237 तक ख़त्म होगा, और बीच में आपका आएगा 232 ही। तो 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट, फिर 233 से लेकर 237 तक आपका अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है हम समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लीजिए, भारत में बताया जाता है कि भारत में जो है वो बताया जाता है न्यायपालिका क्या है। तो समस्त न्यायालयों का सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। तो न्यायपालिका जितने भी भारत में न्यायालय है, सभी न्यायालय का सामूहिक रूप अगर देखें हम लोग तो वही आपका न्यायपालिका कहलाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिला का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपर देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये हम लोग जानते हैं। अब भारत में ना न्यायपालिका को बांटा नहीं गया है, न्यायपालिका को बांटा नहीं गया, बल्कि यहाँ पे भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। और ये हमारे संविधान की विशेषता है, प्रमुख विशेषता, कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। अमेरिका में देखिए तो वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग न्यायपालिका है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग न्यायपालिका है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है केंद्र और राज्यों में, शक्तियों का विभाजन, बट न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया है। भारत में केंद्र और राज्य न्यायपालिका जुड़ी हुई, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इसलिए बोला गया ना इसको एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो न्याय की सर्वोच्च संस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च संस्था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, यहाँ पे आपका हाई कोर्ट, और सबसे नीचे में आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय है। अब बताया जाता है कि हाई कोर्ट न्यायिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ है। तो सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ है कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट जो है वो न्यायिक रूप से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो डिपेंड है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऊपर कौन डिपेंड है, तो आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। ठीक है, आगे देख लीजिए, नोट में करके यहाँ पे कुछ भी बात बतलाया गया उसको आप देख लीजिए कि 1935 का जब अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम से भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का शुरुआत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली होगा, ये व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट है वो स्थापना किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो जब आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसी के तहत आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में जो है वो आपका बंगाल में एक जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। उस टाइम भी इसको सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता था। ठीक है, 1974 में इसका स्थापना किया गया था, जिसके अगर हम लोग मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। और इस जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, इनकी सहायता करने के लिए 3 व्यक्तियों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था।
एक है आपका लिमेस्टर, एक है आपका हाइड और एक है आपका चेम्बर्स। ये 3 व्यक्तियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया था इनकी सहायता करने के लिए, यानी कि सर एलिजा इम्पे की सहायता करने के लिए। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। आगे देख लीजिए, सन 1800 ईस्वी में मद्रास में हाई कोर्ट बना। फिर 1823 में आपका बॉम्बे में जो है वो आपका एक नया मतलब कि एक कोर्ट बनता है, ठीक है ना। तो 1800 में मद्रास में भी आपका एक बनता है, समझिए एक तरह से हाई कोर्ट, और एक तरह से 1723 में आपका बॉम्बे में कोर्ट बनता है। उसके अलावा जो है 1935 का जो एक्ट आया था, इसके तहत पूरे भारत का जो है वो एकीकृत न्यायपालिका स्टार्ट हो गई, यहाँ की पूरे भारत का एक ही कोर्ट होगा, ठीक है ना। ये अभी देखिए यहाँ पे जो बोले थे आपको हम कि प्रथम जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था जो 1774 में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में खोला गया था, उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, और इसके अलावा इनके 3 अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश थे जो है वो आपके मतलब कि हाइड मतलब कि लॉर्ड हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। तो ऐसे याद रखिए ना, लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स, 3 को। 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट आया, जिसके माध्यम से 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1800 ईस्वी में मद्रास में, 1823 में बॉम्बे में, इसको भूल जाइए, सिंपल याद रख लीजिए कि 1861 ईस्वी में हाई कोर्ट एक्ट आया था, यानी कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 जगह पे कोर्ट का निर्माण किया गया, कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, तीनों का स्थापना किया गया। कलकत्ता में तो 1774 में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया ही गया था, लेकिन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1860 ईस्वी में, सॉरी 1861 में, और उसका भी 1862 में 3 जगह पे बना, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में आपका हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय, जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। तो अभी जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये जो है पहले इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। तो ये फेडरल कोर्ट जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिल्ली में ही फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और जिसका डेट कब था रखा गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। कब? 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय को हम लोग बोलते हैं फेडरल कोर्ट। तो संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था, संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था फेडरल कोर्ट का। और ये हुआ था कब? तो 1 अक्टूबर 1937 को। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। उस समय उसका नाम क्या था? तो संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फेडरल कोर्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, यह भारत में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन यानी कि प्रिवीसी काउंसिल में जो है वो अपील की जा सकती थी। कहने का अर्थ है, देखिए जो फेडरल कोर्ट था ना, तो उस समय मतलब कि एकीकृत न्याय प्रणाली का स्टार्ट तो किया गया था, क्योंकि पूरे भारत में एक मेन यही कोर्ट था, फेडरल कोर्ट। हालांकि ये भी था कि फेडरल कोर्ट में आपका अंतिम निर्णय नहीं होता था, क्योंकि ये अंतिम निर्णय हम लोगों को जो है डिपेंड रहना पड़ता था ब्रिटेन के ऊपर, कि ब्रिटेन की जो महारानी है ना, वो निर्णय देती थी वहाँ से, तब उसका जो है वो माना जाता था अंतिम निर्णय। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत के भीतर में अंतिम जो निर्णय वो संघीय न्यायालय का ही था, इसलिए हम लोग एकीकृत इसको मानते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय तो आपका महारानी का ही आता था ब्रिटेन से। बताइए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। बाद में यही फेडरल कोर्ट जो है वो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के रूप में बन जाता है। ये जो संघीय न्यायालय है यानी कि फेडरल कोर्ट जो है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, इनका नाम था मोरिस ग्वेयर साहब, मोरिस ग्वेयर। तो मोरिस ग्वेयर जो व्यक्ति है, ये संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो संघीय न्यायालय के यानी कि फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? तो मोरिस ग्वेयर इनके मुख्य न्यायाधीश थे, पहले नंबर के मुख्य न्यायाधीश यही थे। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। अब आगे देख लीजिए,
ये आपको इतिहास आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हम लोग का हिस्ट्री रहा है इसमें, ये आपको समझ में आ गया था। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये हम लोग पीछे जो है ओवरऑल मतलब न्यायालय का क्या इतिहास रहा है वो हम लोग देखें। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका भाग 5 में दिया हुआ है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 200 आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किया गया है, ये समझ में आ गया है। वहीं जो हाई कोर्ट है इसका चर्चा भाग 6 में किया गया है, आर्टिकल 212 से लेकर आर्टिकल 232 तक। वहीं अधीनस्थ न्यायालय का चर्चा भी भाग 6 में दिया गया है, कहाँ पे, तो आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था और यह दिल्ली में स्थित है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका 1 अक्टूबर 1937 को जो आपका फेडरल कोर्ट बना था, यही फेडरल कोर्ट बाद में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। समझ में आया, ये भी दिल्ली में था, ये भी दिल्ली में था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट का स्थापना होता है और जिसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गिवेर साहब थे। कौन थे, मॉरिस गिवेयर साहब। उसके बाद वही फेडरल कोर्ट को ही 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट कहा जाने लगा और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे आपके हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया, तो हीरालाल जे कानिया, तो एच जे के याद रखिएगा, तो हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। तो बताया जाता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी है, यानी कि एकीकृत है, एकीकृत इंटीग्रेटेड, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो वो आपका दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप देख लीजिए, पहला आर्टिकल वो है आपका 124। आर्टिकल 123 में हम लोग राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात करते हैं 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस की। वहीं आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 124 में बोला गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, मतलब कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होगा, ये आपका आर्टिकल 124 में कहा गया है। तो बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन और अधिकारिता शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब करना है, उसका गठन कैसे करना है, उसका अधिकारिता क्षेत्र कितना होगा, उसके शक्तियों का बंटवारा कौन कौन करेगा, कितना कितना उसका अधीनस्थ क्षेत्र कहलाएगा, सभी का जो है, और उससे संबंधित जो भी विधि निर्माण का पावर होगा केवल केवल संसद को होगा। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 124 में दिया गया है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, नोट में बताया गया है और नोट में ये बात बोला गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पीठ कहीं भी कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है भैया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो राष्ट्रपति का सहमति अगर ले लेगा, प्रेसिडेंट का सहमति ले लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है, पीठ है, कहीं भी करवा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी। जरूरी नहीं कि वो दिल्ली में ही हो, पूरे भारत में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये अनुमति लेगा राष्ट्रपति का। तो ये बताया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यानी कि पीठ कहीं भी कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे होगा, इसका उल्लेख हम लोगों को आर्टिकल 130 में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट का
जो है वो स्थान कहाँ पे होगा वो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे ये निर्णय लेगी, कहाँ पे इसका जो है वो सुनवाई करेगी, किस प्लेस पे, तो वो आपका आर्टिकल 130 में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 130 आपको समझ में आना चाहिए। आप देख लीजिए आर्टिकल 124, हम लोग जाने कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान करने का अधिकार केवल संसद को है आर्टिकल 124 के तहत। अब आर्टिकल 124 को कई क्लॉजेस में बांटा गया है, जैसे कि आर्टिकल 124 क्लॉज 1 और देखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ये दो ठो क्लॉज है, इसमें बांटा गया है इसको। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 और आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में इसको दो में बांटा गया है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में क्या बोला गया वो देख लीजिए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 7 गो जज होंगे और 1 गो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ओवरऑल 7 + 1 यानी कि 8 गो जज होंगे। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 गो जज होंगे और 1 गो मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहने का अर्थ टोटल 8 गो जज होंगे, जिसमें से 7 गो नॉर्मल जज होंगे और 1 गो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में ये बात कहा गया है। अब देखिए जजों की संख्या का प्रावधान जो है वो कौन करेगा, तो संसद करेगा। सिंपल सी बात है। जजों की संख्या का प्रावधान भी संसद करेगा। इसका स्थापना, इसका गठन, इसका अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त है आर्टिकल 124 के तहत। और आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के सहित 8 गो, मतलब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 8 गो न्यायाधीश होंगे। ये आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 1 बोलता है, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 गो अन्य जज होंगे। ये 8 गो बोला गया था। अब देखिए इसमें ना समय समय पर बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। क्या क्या सुधार किया गया वो देख लीजिए। सबसे पहले अभी आर्टिकल 124 क्लॉज 1 वाला याद रखिएगा कि 8 गो जज होंगे, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश होगा और 1 आपका, और बाकी 7 गो आपके जज होंगे। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बोला गया था कि 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि टोटल 8 गो होंगे जज। उसके बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए संसद बार बार इसमें चेंजेस करते गया। सबसे पहले चेंज जो है वो 1950 में किया और उसमें तो आपका 8 गो जज था। उसके बाद 1956 में चेंज किया और बोला कि अब टोटल 11 गो जज होंगे। फिर 1960 में चेंज हुआ, बोले कि अब 14 गो जज होंगे। फिर 1977 में चेंज हुआ, फिर बोले 18 गो जज होंगे। फिर 1986 में चेंज हुआ, फिर बोले 26 गो जज होंगे। फिर 2009 में चेंज हुआ, फिर बोले 31 गो जज होंगे। फिर 2019 में चेंजिंग हुआ, फिर बोले कि टोटल 34 गो जज होंगे। कितना, तो 34 गो। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कहाँ 8 गो जज थे शुरुआत में 1950 में, और 2019 आते आते जजों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, तो टोटल 34 हो गई। कितना, तो 34 गो जज हो गया। तो 1950 में 8 गो जज और 2019 में 34 गो जज। और ये जो 34 गो जज है इसमें से 1 जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो आपके 33 गो जो है वो आपके अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि जो अन्य जज होंगे। तो यही बताया गया है कि वर्तमान में, यानी कि अभी भी देखिए 2019 से लेकर 2025 तक, अभी भी देखिएगा तो अभी भी 2025 में भी जजों की कुल संख्या 33 गो अन्य न्यायाधीश प्लस 1 गो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जजों की संख्या कितनी है, तो 34 गो है वर्तमान में। तो ये समझे, ये क्योंकि ये समय समय पर जो है संसद इसमें फेरबदल करते रहा, जो है दबाव, काम के दबाव को बढ़ते हुए देखने के कारण। तो वर्तमान में 34 गो जज है, जिसमें से 1 गो मुख्य न्यायाधीश है और 33 गो अन्य न्यायाधीश है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है भैया, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है आपको, तो इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो पहला योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। पहला योग्यता, कोई भी हो सकता है। 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में जज रहा हो। अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो तो ही वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जज बनने के लिए वो एलिजिबल होगा। या ये दोनों में कोई भी होना चाहिए, या 10 वर्ष तक वो सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो, या वो फिर अगर जाना माना विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति के नज़र में। तो ये 4 गो प्रोसीजर याद रख लीजिए। पहला तो फिक्स है
कि वो भारत का नागरिक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अब यहाँ पूछा था क्या वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए? जी हाँ, राष्ट्रपति में जन्म से नागरिक नहीं था, लेकिन न्यायाधीश में जन्म से होना चाहिए नागरिक। दूसरा, वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, पहला कंडीशन, या फिर वो 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर वह एक जाना माना विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति के नज़र में। तो ये 3 गो अगर फॉर्मूला का 3 गो अगर कोई भी प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा तो वो फिर एलिजिबल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। 5 साल तक हाई कोर्ट का जज हो, या फिर 10 साल तक वकालत किया हो सुप्रीम कोर्ट में, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा विधिवेत्ता हो। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जस्टिस S.M. सिकरी साहब, जस्टिस यू ललित साहब और जस्टिस इंदु मल्होत्रा आदि ऐसे जज रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील से न्यायाधीश बने हैं। तो ये सब 3 गो जो व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, सिकरी साहब, ललित साहब और आपके इंदु मल्होत्रा की बात की जा रही है, ये सभी जो है सुप्रीम कोर्ट का पहले वकील रह चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट का भी वकील रहना चाहिए आपको 10 साल तक, या फिर 5 साल तक आप हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर विधिवेत्ता रहे हो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छे खासे, तो भी बन सकते हैं। तो ये सब वकील थे, वकील से फिर ये लोग न्यायाधीश बने, इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अलावा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो देख लीजिए। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेगा, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश को अगर बनना चाहता है क्या, मतलब कि वो देखेगा तो राष्ट्रपति बनाएगा। तो वो मुख्य न्यायाधीश का भी सलाह लेगा और अन्य न्यायाधीशों का भी सलाह लेगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, ये पूछा जाता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकता है। यह आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बोलता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों से जो है वो डिसीजन ले सकता है, मतलब कि परामर्श ले सकता है, या फिर वो राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये बात बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 अलग था और आर्टिकल 124 क्लॉज 2 अलग है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहीं पे 2-3 गो केस आया है, वो देख लीजिए। पहला जज केस, फिर दूसरा जज केस। तो यहाँ बताया जाता है कि क्या राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है। इसका डिसीजन अलग अलग केसेस में अलग अलग आया है। सबसे पहले पहला नंबर केस पहला आता है 1982 में, उसको बोलते हैं SP गुप्ता बनाम भारत सरकार। तो SP गुप्ता बनाम भारत सरकार वाद, जो कि 1982 में आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो फर्स्ट जजेस केस में, यानी कि फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में आता है, SP गुप्ता वर्सेस भारत सरकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट देता है निर्णय कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश का सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बाध्यकारी है। इसके बाद 1993 में एक और केस आता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। 1993 में एक और केस आता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसको बोलते हैं सेकेंड जजेस केसेस या सेकेंड जजेस केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य 2 जजों की सलाह करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। पहले में तो बोल दिया कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है,
फर्स्ट जजेस केस में 1982 में। 1982 के बाद 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सेकेंड नंबर का केस आता है, इसको बोलते हैं सेकेंड जजेस केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि राष्ट्रपति जी जो है वो क्या करे, तो मुख्य न्यायाधीश का भी, मुख्य न्यायाधीश और साथ में 2 ठो अन्य न्यायाधीश, इन दोनों का सलाह करने के बाद, इन दोनों से सलाह, मुख्य न्यायाधीश का भी और अन्य 2 जजों का सलाह लेने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का नियुक्ति करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों का नियुक्ति कैसे करेगा, तो वो मुख्य न्यायाधीश का सलाह भी लेगा और 2 ठो अन्य न्यायाधीशों का भी सलाह लेगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और बोला कि ये सलाह जो है वो बाध्यकारी होगा, यानी कि राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश का भी सलाह लेगा और अन्य न्यायाधीशों का भी सलाह लेगा और अन्य 2 न्यायाधीशों का सलाह लेगा, और वो जो है वो सलाह एकदम बाध्यकारी हो जाएगा। इस केस से ही कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत होती है और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कि राष्ट्रपति जो जजों की नियुक्ति करता है वो कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार करता है। और 1982 का जो आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला केस था, जिसको हम लोग सेकेंड जजेस केस कहते हैं, इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट बोला इसमें कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा 2 ठो अन्य न्यायाधीशों का सलाह लेगा और ये सलाह उनको मानना है, बाध्यकारी होगा ये सलाह मानने के लिए। यहीं से कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी कि कॉलेजियम में 3 व्यक्ति होंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 ठो अन्य न्यायाधीश होंगे, और उस कॉलेजियम सिस्टम के डिसीजन के अनुसार ही राष्ट्रपति को मानना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाएगा। तो ये कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब पहला जो कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हुआ उसमें 3 गो जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 ठो अन्य न्यायाधीश। इसके बाद 1993 के बाद 1998 में एक और केस आता है, उसको बोलते हैं के.आर. नारायण वाद, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड जजेस केस। तो थर्ड जजेस केस या थर्ड जज केस इसको हम लोग बोलते हैं, और ये के.आर. नारायण के संबंध में था 1998 में। तो इसमें बताया गया था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की जो संख्या है उसमें वृद्धि कर दी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश कर दिए। तो पहले था 3 गो, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश 1993 के केस में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के केस में, सेकेंड जजेस केस में। लेकिन जो आपका थर्ड जजेस केस है इसमें बोल दिया कि आपका एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस कि 4 गो अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कॉलेजियम में आप 5 व्यक्ति होंगे। पहले 3 गो व्यक्ति था, आप कॉलेजियम में 5 व्यक्ति होंगे, और वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। तो वर्तमान में यानी कि जो थर्ड जजेस केस आया था के.आर. नारायण के संबंध में 1998 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 गो अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि टोटल 5 गो व्यक्ति होंगे, 5 गो जज होंगे, और यही कॉलेजियम कहलाता है। तो अभी वर्तमान में 2025 में भी यही चल रहा है। तो राष्ट्रपति अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज अब नियुक्त करेंगे तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 गो अन्य न्यायाधीशों का सलाह लेंगे, उसको बोलते हैं कॉलेजियम। तो ये कॉलेजियम के द्वारा ही होगा। कॉलेजियम में 5 व्यक्ति होंगे, 4 गो अन्य न्यायाधीश और 1 गो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। वर्तमान में भी यही व्यवस्था लागू है। और बताया जाता है इसी में ही, आगे देख लीजिए, कि मुख्य न्यायाधीशों को 4 जजों की सलाह से करना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीशों को 4 जजों की सलाह से करना आवश्यक है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है, सिंपल बात मान लीजिए। इसके अलावा देखिए, सन 2000 और सन 2002 ईस्वी में, कब, तो सन 2000 और 2002 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन 2000 और 2002 में किया गया था, जिसने भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC का गठन किया था। तो कॉलेजियम सिस्टम तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। पहले कॉलेजियम सिस्टम में 3 व्यक्ति के बाद कॉलेजियम में 5 व्यक्ति, फिर 5 व्यक्ति वाला कॉलेजियम फिर चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक। बाद में कॉलेजियम का के जगह पे NJAC, तो NJAC इसको बोलते हैं, अरे यार ये तो गलत हो गया, NJAC, N से हो जाएगा आपका नेशनल, J से हो जाएगा जुडिशरी, A से हो जाएगा अपॉइंटमेंट और C से कमीशन। तो NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जुडिशरी नहीं जुडिशियल, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका गठन किया। कौन किया, तो
तो आपका संविधान समीक्षा आयोग ने किया। कब किया? तो 2000 से 2002 में गठन हुआ था, तो ये उसी समय ही किया था। तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था 2000 से लेकर 2002 में। तो 2000 से लेकर 2002 तक के लिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, और उसने भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो राष्ट्रीय न्यायिक यानी कि नेशनल जुडिशियल नियुक्ति आयोग यानी कि अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया। उसके बाद क्या कहानी हुआ उसके बाद देख लीजिए। सन 2014 में फिर 120 नंबर के संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा कांग्रेस लेकर आती है, और उसके बाद फिर इसको विधेयक पारित नहीं हो सका। फिर देखो 2014 में ही जब कांग्रेस का सरकार था, तो वो ना 120वां संविधान संशोधन करता है 2014 में ही, और 120वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 120वां संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाता है। फिर 2015 में मोदी सरकार आते हैं, तो उसके बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं, और जो 99 नंबर का संविधान संशोधन बना, और जिसके माध्यम से NJAC का गठन किया गया। तो 2014 में 120वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था कांग्रेस के सरकार में, लेकिन वो पारित नहीं हो सका, रद्द हो गया। फिर 2015 में मोदी सरकार जो है वो 121वें संविधान संशोधन विधेयक लाए। 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाए, जो कि 99वां संविधान संशोधन बना। क्या बना? देखिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक आया, लेकिन संविधान संशोधन हुआ था 99वां, और जिसके तहत NJAC का गठन किया गया, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं। फिर NJAC में क्या क्या बात कहा गया तो वो देख लीजिए। इसके तहत NJAC के तहत आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124B और आर्टिकल 124C जोड़ा गया। आर्टिकल 124 1 और 2 तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। आर्टिकल 124A फिर B फिर C तीनों जोड़ा गया। अब क्या क्या बोला गया देखिए। आर्टिकल 124 क्लॉज A में NJAC की संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर बताया गया, और NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका संरचना आर्टिकल 124 क्लॉज A में बोला गया। अब बोला कि इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे। कितने? 6 सदस्य। 2 आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, 2 आपके विधि शास्त्री होंगे, और 1 आपका मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि इनका अध्यक्ष भी होंगे। इसके अलावा 1 विधि मंत्री भी होगा। तो NJAC का संरचना में बोला गया कि इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे। 6 में आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, 2 व्यक्ति जो होंगे वो विधि शास्त्री होंगे, यानी 2 2 4। इसके अलावा 1 आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 1 आपके विधि मंत्री होंगे, यानी कि 2 4 6 सदस्य होंगे NJAC में। फिर जो है वो आपका 124 क्लॉज B में NJAC का कार्य बताया गया, यानी कि इसका फंक्शन। और इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति यही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो नियुक्ति होगा वो आपका NJAC के द्वारा ही होगा। ये आपका आर्टिकल 124 क्लॉज B में बोला गया। फिर आपका आर्टिकल 124 क्लॉज C भी आता है, और इसमें बोलता है कि अगर इसमें किसी भी तरह का बदलाव होगा तो वो बदलाव कौन करेगा? तो केवल संसद ही करेगा। कौन करेगा? संसद ही करेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 3rd जजेस केस से आपका कॉलेजियम सिस्टम आता है। उसके बाद आपका NJAC वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो है आपका संविधान संशोधन, जो है ये संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा NJAC का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद 2014 में कांग्रेस सरकार जो है वो 120वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक लाती है, जो कि खारिज हो जाता है। फिर मोदी गवर्नमेंट आती है 2015 में, तो वो आपका 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाती है, और जो पास हो जाता है, और उसके तहत 99वां नंबर का संविधान संशोधन होता है। विधेयक अलग है, यहाँ संशोधन हो रहा है 99वां। विधेयक आया था 121वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन संविधान संशोधन हुआ था 99वां संविधान संशोधन, और उसके तहत फिर जो है NJAC को मान्यता दिया गया, और उसके तहत चलता रहा।
फिर NJAC में इसके तहत जो 3 प्रावधान किया गया था, 124 क्लॉज 1A, 124 क्लॉज B, 124 क्लॉज C। 124 क्लॉज A में जो है वो आपका बताया गया कि NJAC में कितना संरचना कितना होगा, यानी 6 को सदस्य होंगे। फिर NAGC क्लॉज 124 क्लॉज B में बोला गया कि जो NAGC है इसका कार्य क्या होगा, यानी फंक्शन। और 124 क्लॉज सी में बोला गया कि इसका अगर कोई भी इसमें चेंजिंग करना है तो वो केवल संसद का अधिकार है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थर्ड जजेस केस तो हम लोग देख लिए थे 1998 तक। एक आया, पहला जजेस केस आया 1982 में, फिर आया 1993 में, फिर आया 1998 में थर्ड जजेस केस। उसके बाद 2015 में फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और 2015 में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसमें बोला गया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये केस आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और ये जो है ये इसको हम लोग फोर्थ जजेस केस कहते हैं। तो फोर्थ जजेस केस 2015 में फिर से आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और इस केस में जो 99वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत NJAC को गठन किया गया था उसको रद्द किया दिया जाता है, यानी कि 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया और NJAC को भी समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर किया गया। तो थर्ड जजेस केस में जो कॉलेजियम सिस्टम में स्थापना हुआ था कि जिसके तहत 3 गो जज होंगे, 1 गो मुख्य न्यायाधीश, 2 गो अन्य न्यायाधीश, तो उसको कॉलेजियम बोल दिए थे। उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या होगा, नियुक्ति होगा राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बाद में NJAC आता है 2015 में, फिर वो 2015 में उसको समाप्त कर दिया जाता है फोर्थ जजेस केस के द्वारा। फिर वर्तमान में जो है वो कॉलेजियम व्यवस्था को फिर से हम लोग अपना लिए, ठीक ना। और अभी वर्तमान में कितना है, तो हम लोग अभी वर्तमान में देखें तो अभी जो है वर्तमान में आपको वही चल रहा है, कितना वाला चल रहा है, तो अभी वर्तमान में यही चल रहा है आपका कि 5 गो कॉलेजियम में होंगे, 1 गो मुख्य न्यायाधीश और 4 गो अन्य न्यायाधीश होंगे, और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। तो बताया जा रहा है कि जो भी आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनका नियुक्ति कैसे होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इनका नियुक्ति कैसे किया जाता है, इनके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो इनके बारे में बताया जा रहा है, सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश हमेशा वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। तो जो भी मुख्य न्यायाधीश बनेगा वो भैया कैसा होगा, तो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश वही होगा। 2 बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। अभी देखिए, अभी बोला गया था ना कि मुख्य न्यायाधीश वही बनेगा जो हमेशा वरिष्ठतम होगा, यानी कि जो एजेड होंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। लेकिन इसका अपवाद भी है, इनका उल्लंघन भी हुआ है, और 2 बार हुआ है। कब कब हुआ है, तो 1973 में जस्टिस A.N. राय और 1977 में जस्टिस M.U. बेग। इन लोग से बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, इन लोग से ज़्यादा वरिष्ठ भी थे, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन हुआ वरिष्ठता का सिद्धांत का। और 1973 में A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, और 1977 में M.U. बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, वरिष्ठता के सिद्धांत को उल्लंघन करके। वर्तमान में सिर्फ वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अब लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन्हीं को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा वर्तमान समय में। लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन भी हुआ, वो भी याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, ये आपके 2022 में थे। अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में कौन जो है वो मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में 2025 में, आप देख लीजिए। आज डेट है आपका 24 सितंबर, तो 24 सितंबर 2025 को आज दुर्गा पूजा का तृतीया है, 3 है आज, तो 23 सितंबर 24 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्तमान में जज कौन है वो आप याद रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सारे अभी तक पुरुष ही बने हैं। 2027 में B.N. नागरवित्ता सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है।
बन सकती है 2027 में, ये भी कन्फ्यूजन, इसको हटाइए। तो अब देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बना आज तक। भारत में अभी तक 11 गो महिला न्यायाधीश बन चुकी है, अलग अलग हाई कोर्टों में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सबसे पहले महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो है आपका फातिमा बीबी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फातिमा बीबी पहला मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहला महिला न्यायाधीश थी। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, हिमा कोहली, वेला त्रिवेदी और आपका BN नागारत्ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता, खाली याद रख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जज भी है, पुरुष जज भी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 गो जज हैं, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 गो अन्य न्यायाधीश हैं। और इनका जो चुनाव होगा वो कोलिजियम के अनुसार होगा, जिसमें 5 गो जज होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश, 4 गो अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा ये 34 गो में लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है। महिला न्यायाधीश कोई नहीं बनी अभी तक, वो बस इतना याद रख लीजिएगा। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो आपका फातिमा बीबी बनी थी, न्यायाधीश बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, मुख्य न्यायाधीश चीफ जज नहीं बनी थी। आप देख लीजिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता भी देख लिए हैं, उसका नियुक्ति कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए हैं। यहीं पे एक पॉइंट आप हल्का सा ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मिनिमम एज नहीं बताया गया कि मिनिमम इतना एज होना चाहिए, लेकिन अधिकतम एज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अधिकतम वरिष्ठ में बताया गया है कि कम से कम आयु सीमा जो है अवकाश करने के जो है बताया गया कि एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। तो बोला गया है कि इसमें इतना साल होना चाहिए जज बनने के लिए, चीफ जज बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, या फिर न्यायाधीश बनने के लिए इतना उम्र होना चाहिए। उम्र सीमा नहीं है, न्यूनतम। लेकिन ये चीज़ बोला गया है कि एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की जो सीमा है, रिटायरमेंट की जो सीमा है, वो 65 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो फिर 65 साल में रिटायर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 65 साल तक वो जज रह सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी या फिर जज नॉर्मल न्यायाधीश भी। 65 साल के बाद ज़्यादा नहीं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल में बनता है तो फिर 25 साल तक रहेगा, सर्विस देगा। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। अब देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है हल्का सा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ, यानी कि ऑथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसका शपथ कौन दिलाता है और कैसे कैसे होता है वो भी देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, उसी तरह राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो राष्ट्रपति जिसको नामित करेगा वो। आगे देख लीजिए, जज संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। तो जो भी जज बनेंगे वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का ही शपथ लेते हैं। तो बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, कि जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है, कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल निश्चित नहीं है वर्षों में, ये 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं, यानी कि ये 65 साल तक ये अपने पद में रहेंगे। 65 साल के बाद इनको रिटायर होना ही पड़ेगा। ये चाहे तो पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, इनके बीच पद से हटाया भी जा सकता है, इनको मृत्यु होने पर भी पद खाली हो सकता है इनका। आगे देख लीजिए, जजों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, तो क्या जजों को हटाने की प्रक्रिया को भी महाभियोग कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जजों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा।
तो सवाल उठता है कि भैया कि जजों यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको पद से कैसे हटाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया आखिर में क्या है। तो देख लीजिए पद से हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों को दुर्व्यवहार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो दुर्व्यवहार या फिर वो असमर्थ नहीं है या फिर वो पद का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये सब याद रख लीजिएगा। तो इन सभी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नोट क्या क्या है देखिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम आया था 1968 में, और इस जांच अधिनियम 1968 वाले में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति मतलब जैसे लेकिन न्यायाधीशों को हटाने के लिए या मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए कहीं भी राष्ट्रपति का यूज नहीं होता है। महाभियोग का प्रक्रिया यूज नहीं होता है। महाभियोग का शब्द यूज किया गया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में, लेकिन महाभियोग का यूज इसमें नहीं होगा। जजों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है। तो जजों को कैसे हटाना है कैसे नहीं हटाना है इसका प्रक्रिया कहाँ पे दिया गया है, तो आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। और इसमें बोला गया है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या तो लोकसभा में शुरू कीजिए या फिर आप राज्यसभा में शुरू कीजिए, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। लोकसभा के लिए 100 सदस्य मिनिमम होने चाहिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्य मिनिमम होने चाहिए। यदि सदन का अध्यक्ष या फिर जो है सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसके बाद एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको हटाने का जो है प्रक्रिया कहाँ दिया है, तो वो आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया हुआ है। और इसमें बोला गया है कि ये प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कहीं भी हो सकता है। लोकसभा में ये प्रक्रिया लाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 वो सांसद का जरूरी है, और वहीं राज्यसभा में कम से कम 50 वो सांसदों का सहमति जरूरी है। फिर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष इसको सहमति देगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति इसको सहमति देगा। उसके बाद सहमति जब दे देगा तो इसके लिए एक समिति गठन किया जाएगा, एक समिति गठन किया जाएगा। और उस समिति में जो है वो कितने सदस्य होंगे, तो 3 गो सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा उसमें शामिल, और हाई कोर्ट के भी कोई भी न्यायाधीश होंगे उसमें शामिल, और विधि शास्त्री होंगे। तो ये सेम आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में भी लागू होगा, और यही सेम जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो जज है उनको हटाने का प्रक्रिया में भी यही शामिल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर अन्य जजों को हटाना है तो उसमें आपका जो समिति है उसमें 3 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, हाई कोर्ट के कोई भी जज शामिल होंगे, और आपके विधि शास्त्री भी शामिल होंगे। इस समिति का गठन सदन का अध्यक्ष करता है। तो जैसे अगर लोकसभा में आए तो लोकसभा का अध्यक्ष इसको ये करेगा गठन, अगर राज्यसभा में आए तो राज्यसभा का सभापति इसको गठन करेगा। राज्यसभा का जो सभापति होगा वही आपका क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति होगा। आगे देख लीजिए, यदि समिति जज की दोषी पाती है तो संसद का प्रत्येक सदन अपने पूर्ण बहुमत 50% + 1 तथा 2/3 उपस्थित और मतदान के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। तो 2 गो है। यदि समिति जो है वो जज को दोषी पाती कि नहीं, जज जो है गलत किया है वाकई में, ये आपका असमर्थता और आपका दुर्व्यवहार है, तो इसके आधार पर अगर समिति पाती है कि ये जज साहब जो है वो दोषी है, उसके बाद संसद का प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा भी राज्यसभा भी वो पूर्ण बहुमत किसको बोलते हैं 50% + 1, तो 50% + 1 इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। इसके अलावा 2/3 उपस्थित और मतदान के बहुमत से, तो पूर्ण बहुमत जब भी बोलेंगे तो 50% + 1 आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत प्लस की उपस्थित और मतदान देने वालों में से 2/3 बहुमत से उसको प्रस्ताव को पारित करेगा, ठीक है ना। इस प्रस्ताव को क्या करेगा, पारित करेगा। यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होता है तो जज को हटा हुआ मान लिया जाता है। तो जब समिति गठन हो जाएगा, समिति जो बना देगी सदन का अध्यक्ष बनाएगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, तो वहाँ का अध्यक्ष इसको समिति बना देगा। उसके बाद जो है प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत यानी कि 50% + 1 और आपका 2/3 बहुमत जो है उपस्थित और मतदान करने वालों का ये पारित होना चाहिए। और अगर दोनों सदन से ये पारित हो जाता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, तो उसके बाद फिर वहाँ से जो है जज को मतलब कि प्रस्ताव के बाद जो है वो जज को हटा हुआ मान लिया जाता है। नोट यहाँ दिया हुआ है, नोट में ये भी बात बताया गया है
कि न्यायाधीशों को 14 दिन पहले का नोटिस भी दिया जाता है आपको हटाने से पहले। जज अपना पक्ष समय या फिर किसी द्वारा रखवा भी सकता है। तो जज साहब जो है वो अपना खुद का पक्ष खुद रख भी सकते हैं या फिर अपना पक्ष किसी और के द्वारा रखवा भी सकते हैं। आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है, ये सब याद रख लीजिएगा। तो ये सब व्यवस्था तो दिया गया है लेकिन इसको हटाया नहीं जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि नहीं हटाया गया अभी तक किसी को भी। फिर यहाँ से कुछ केसेस है आपका, उस सब केसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनता है। और क्वेश्चन ना भी बने तो कम से कम आपके पास डाटा तो रहेगा, तो मेंस में आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो आप मेंस में भी आप इसको लिख सकते हो इजीली, है ना। तो मेंस में आपके पास इजीली लिखने के लिए रहेगा। तो जजों को कैसे हटाया जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो अन्य न्यायाधीश है, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है तो वो भी हम लोग जान गए हैं। इसको महाभियोग नहीं कहते हैं, लेकिन आपका एक जो आता है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, उसमें महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, उसका अलग प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो ये सभी जानते हैं हम लोग। और ये जो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और ये आपका राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, मतलब कहीं भी लाया जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें भी आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल था और इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा ज़रा सा भी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग चल गए हैं। तो आज हम लोग यहीं तक इस क्लास को रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोगों का जो है सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कर लेंगे और हो सके तो अगर कैग वाला भी हम लोग पढ़ना चाहे, अगर कल ही हो जाएगा तो कैग को भी कंप्लीट कर देंगे। और अगर कैग नहीं हो पाता है हम लोग का किसी कारणवश, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो हम लोग उसको परसों ले जाएंगे। तो परसों फिर हम लोग जो है वो कैग के बारे में पढ़ लेंगे। और अगर जेपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैग से क्वेश्चन पूछा गया था। कैग बोले तो आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया था और कैग से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप कैग को याद रखिएगा, है ना। तो कैग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी हम लोग कल ही देख लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आपका सुप्रीम कोर्ट का जो पार्ट 2 जो है वो बचा हुआ थोड़ा सा, वो भी हम लोग कल देख लेंगे। और कल की क्लास में ही हम लोग जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी कल ही जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में वो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोगों का भाग 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भाग 5 में आपको कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। बस हम जैसा बताए हैं, जो भी समझाए हैं, पढ़ाए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप जो पढ़ लिए समझ ही लिए हैं, इसको 1-2 बार अपने से रिवीजन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना, तो आपको पॉलिटी में जो है संघ वाला टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम लोग राज्य वाले टॉपिक में जाएंगे, राज्य भी बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप मेरे साथ इसी तरह लगे रहिए ना, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप ये जान लीजिए। तो कल हम लोग का संघ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग संघ की बात करें तो ये देख लीजिए आप, संघ को आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपका संघ जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फिर आपको संघ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, 1% भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिए भाग 5 जो है संघ, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसमें देखने को मिलता है। और संघ में हम लोग क्या क्या तोड़ के पढ़ते, क्या क्या पढ़ते वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। उसके बाद संघ की विधायिका पढ़ते हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक। उसके बाद संघ की न्यायपालिका पढ़ते हैं आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। उसके बाद हम लोग कैग के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो कार्यपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं, विधायिका भी हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका हम लोग का कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैग भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि संघ जो है वो पूरा आपका कल ही क्लास में जो है वो पूरा संघ जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और संघ में आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर कभी जीवन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो पिछले 10 से 12 क्लास में ही हमको लगता है 10-12 क्लास में ही जो है वो आपका संघ वाला पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। आई होप इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। तो संघ हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा ना। देखिए भाग 1
संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़े आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। फिर भाग 2 पढ़े जिसमें हम लोग आर्टिकल नागरिकता पढ़े यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। उसके बाद हम लोग भाग 3 पढ़े मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। उसके बाद भाग 4 पढ़े हम लोग DPSP आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। उसके बाद भाग 4 का पढ़े यानी कि मौलिक कर्तव्य यानी कि आर्टिकल 51 का। उसके बाद हम लोग भाग 5 कंप्लीट कर लेंगे कल आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे भाग 6 और जिसको हम लोग भाग 6 को हम लोग जो है वो आर्टिकल 152 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 237 तक चलेंगे। 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भाग 6 में हम लोग जो है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका पूरा पढ़ लेंगे। न्यायपालिका हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 212 से लेकर 233 तक, आर्टिकल 212 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय और आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक जो है वो आपका अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो उस तरह से भाग 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। भाग 7 तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उसके बाद हम लोग भाग 8 पढ़ेंगे, भाग 9 पढ़ेंगे। इस तरह कर करके आपका जो है वो बहुत जल्दी ही टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह यही था आपका आज का क्लास के बारे में जानकारी जितना भी था तो आपको बता दिया गया है। अब हम लोग इसके बाद की जो भी चर्चा होगी वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।